हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। औपनिवेशिक काल और ब्रिटिशर्स की भारत पर हुकूमत का एक लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास के दौरान अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कानून लागू किए अपनी उस सत्ता को चलाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए। इसके अलावा नए साम्राज्यों को बनाने के लिए भी और देश के अंतर्गत पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए, देश के क्रांतिकारियों का विरोध रोकने के लिए बहुत सारे कार्यों को उन्होंने किया। आगे चल करके भारत आज़ाद हुआ, भारत का बंटवारा किया गया, भारत पाकिस्तान और भारत के रूप में आज़ाद किया गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जो दोनों देशों को विरासत में मिले। आज के समय भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर दिखाई देती है, वहीं पाकिस्तान के अंतर्गत जो राजनीतिक स्थिरता है वो उतनी स्थिर नहीं दिखाई देती, या फिर वहां पर अगर हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करें तो वह भी उतना स्पष्ट और मजबूत दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी एक ऐसा निर्णय हाल ही में आया है जो पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक कहा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। पाकिस्तान ने वहां पर एक राजद्रोह कानून को अमान्य घोषित किया है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस प्रक्रिया और इस पूरी बातचीत को समझेंगे कि कैसे वो राजद्रोह कानून वहां पर लागू था, कैसे उसको हटाया गया है और भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। टॉपिक है पाकिस्तान से हटा राजद्रोह कानून और भारत में क्या है स्थिति। क्योंकि दोनों ही देश एक ही समय पर आजाद हुए हैं, एक ही विरासत को लेकर के चलते हैं। हालांकि आज के समय की स्थितियां थोड़ी अलग हैं, फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कदम उठाया जाता है जो कि प्रगतिशील दिखाई देता है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। न्यूज आई है, लाहौर हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन पाकिस्तान सेडिशन लॉ, द केस एंड इंडिया पैरेलल्स। क्या कहता है यह कानून, क्या कहता था, उस पर क्या क्या बातें थी, किस तरह से हटाया है, चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान का राजद्रोह कानून क्या है, मौजूदा मामला क्या है, किस याचिका के तहत हटाया गया है, क्या तर्क आए थे, राजद्रोह कानून पर भारत की स्थिति क्या है और भारत के संबंध में क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, अभी के समय भारत कहाँ ठहरता है। और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था और संविधान दोनों को ही हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की वहां के राजद्रोह कानून के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसको अमान्य घोषित कर दिया है। वहां पर एक धारा थी 124 ए, जैसे भारत में आईपीसी है ना, तो वहां पर ही टीपीसी बोलते हैं। इसके अंतर्गत इस धारा को उन्होंने, इसके प्रावधान हटा दिए और इसके अंतर्गत क्या होता था, बेसिकली सरकार के खिलाफ देशद्रोह या असंतोष में शामिल होना अपराध मान लिया जाता था। अभी विस्तार से बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तान का राजद्रोह कानून क्या कहता है, तो पाकिस्तान की दंड संहिता, पाकिस्तान पीनल कोड धारा 124 ए, इसके अंतर्गत राजद्रोह है और इसको परिभाषित किया गया है। ये कहता है कोई भी व्यक्ति संघीय या प्रांतीय सरकार के प्रति यदि शब्दों द्वारा बोले गए या लिखित हो सकते हैं, संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा किसी भी और चीज के द्वारा घृणा या अवमानना करता है, घृणा फैलाता है या अवमानना करता है या ऐसी अवमानना को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। अब इन प्रावधानों का आप थोड़ा गौर से समझेंगे, ये किसके प्रति बात करता है। ये सरकार यानी कि कानून के द्वारा चुनी गई किसी भी प्रांतीय सरकार या फिर केंद्रीय सरकार। तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है कि सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी व्यक्ति को राजद्रोह कानून के अंतर्गत ला सकता है और उसको सजा दिलवा सकता है, और वो सजा भी छोटी नहीं है, उसकी जो पूर्णता है वो उसको आजीवन कारावास तक लेकर के जा सकती है। तो इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जो आई है उससे पता चलता है कि लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शाहिद करीम की जो सिंगल न्यायाधीश की पीठ थी, एकल पीठ ने यह निर्णय दिया है और राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग करने वाली कई सारी याचिकाएं उनके पास आई थी, जिस पर उन्होंने सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया और इसको अमान्य घोषित कर दिया। अब याचिकाओं ने क्या तर्क दिया था, क्यों ऐसा किया गया। याचिकाओं का तर्क था कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक वैसा ही अधिकार जैसे अधिकारों की चर्चा हम भारत के संदर्भ में करते हैं, वैसे ही कुछ अधिकार उनके अंतर्गत यानी पाकिस्तान के संविधान के कुछ अलग अलग खंडों के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोनों देशों के बीच में काफी सारी समानताएं हैं, हालांकि उनका
कितनी सख्ती से या कितनी मजबूती से पालन किया जाता है, ये देखने वाली बात होती है, ये व्यावहारिक चीज़ों में आता है। तो औपनिवेशिक कानून था, जिसके अंतर्गत सरकार की आलोचना करने वाले स्वतंत्र भाषण पर आजीवन कारावास जैसी सजा दी जा सकती थी। उनका कहना था याचिकाकर्ताओं का, अगर संविधान में मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति को बोलने का, जैसे कि वहां पर कुछ अनुच्छेद हैं 9, 14, 15, 16, 17, 19 और 19A। हालांकि भारत में ये कुछ अलग अलग वर्गों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत वहां के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनका कहना था कि अगर संविधान मौलिक अधिकार देता है, ऐसे में सरकार की आलोचना करना किस तरह से फिर अपराध हो सकता है। एक तरह से मौलिक अधिकारों को यह जो प्रावधान है सीमित करता है, तो अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाता है और सरकार द्वारा इसको शोषण का एक उपकरण बना दिया गया है। और लापरवाही से कई मामलों में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के राजनेता, विपक्षी राजनेता, विरोधी राजनेता, कोई पत्रकार जो उस तरह की खबरों को चला सकते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार और उनकी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई ऐसी आलोचना करता है और आगे जाकर के उन लोगों को आजीवन कारावास तक की सजाएं बुल जाती हैं, तो कई सारे ऐसे मामले उनके पास थे जिस पर फिर आगे चल करके ऐसा निर्णय हमें दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंतर्गत ऐसा निर्णय आ गया, बहुत अच्छी बात है। भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है? क्या भारत में भी ऐसी जो व्यवस्था है अभी लागू है या उसको हटाया जा चुका है या हटाने की बात चल रही है? तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर हम देखेंगे औपनिवेशिक शासन को, तो एक लंबा समय रहा है और ये व्यवस्था जो आईपीसी की है भी हमें भारत में दिखाई देती है, वो 1860 के अंतर्गत की व्यवस्था है, तो बहुत पुरानी है। 1857 के विद्रोह के बाद की ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जहां पर लोगों को बोलने के अधिकार से वंचित किया गया। एक तरीके से राजद्रोह की बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो वो राजद्रोह होगा। तो राजद्रोह कानून भारत और पाकिस्तान दोनों को ही विरासत में मिला है और दोनों देशों में लगभग समान व्याख्या इसकी की गई है। और भारत के उपनिवेश विरोधी अगर आप संघर्षों को भी देखेंगे, जब भारत के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, तब भी राजनीतिक रूप से जो असंतोष लोगों के बीच में पनप रहा था, उसको रोकने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें कई सारे नाम हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी तक। इसके अलावा कई सारे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। आईपीसी की धारा जो 124A है, इंडियन पीनल कोड 124A, तो स्वतंत्रता पूर्व इससे जुड़े कई सारे मामले हमें देखने को मिलते हैं और स्वतंत्रता बाद तक ये जो धारा है वो चलती चली आई है। अब आपको दिखाई देगा कि भारत में भी आईपीसी में 124A के अंतर्गत जो राजद्रोह की व्यवस्था है वो रखी गई है और पाकिस्तान में भी जो पीपीसी कह रहे हैं उसमें भी 124A के अंतर्गत ही इस व्यवस्था को रखा गया है। इससे जुड़े कई सारे मामले जब आए तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पर संज्ञान लिया और तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे एनवी रमना, उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत 3 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित हुई थी। तो जो मामला था वो था SG वोम्बाटकेरे बनाम भारत संघ मामला। ये मामला महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका भी जिक्र करके पूछा जा सकता है कि इस मामले के अंतर्गत किस मुद्दे पर बात की गई थी या किस तरह की व्याख्या की गई है। तो इसके तहत केंद्र और राज्यों को धारा 124 के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में, जो भी 124 के अंतर्गत अब तक लगाए गए थे, जो भी लंबित परीक्षण हो रहे थे, अपील थी, कार्यवाही थी, उसको स्थगित रखने का निर्देश दिया था। ऐसी सभी कार्रवाइयां जो राजद्रोह से संबंधित होंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या इस प्रावधान को लगाए रहना चाहिए या फिर हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत में केंद्र सरकार ने इसका बचाव किया था इस प्रावधान का, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इससे जुड़ी हुई समीक्षा करने की बात कही और समीक्षा के बाद अभी तक इसके जो निष्कर्ष हैं हमारे सामने आने बाकी हैं। और चूंकि पाकिस्तान में एक ऐसा निर्णय आया है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत में भी यदा कदा ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। हालांकि अब इस तरह के जो भी मामले हैं उस पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो समीक्षा है, जो निष्कर्ष हैं, वो हमारे सामने आएंगे और फिर इस पर जो निर्णय होगा उस पर निश्चित तौर पर बात की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान में जो निर्णय आया है उससे भारत के निर्णय पर कुछ ना कुछ एक सांकेतिक प्रभाव पड़ ही सकता है। आज का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2021 में आईपीसी की इस धारा को अमान्य घोषित कर दिया गया है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से विकल्प सही है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका उत्तर क्या है। इसके अलावा इस मुद्दे पर आप किस तरह से देखते हैं, भारत में इसको रखना चाहिए या हटाया जाना चाहिए, या हम पड़ोस देश से कुछ सीख सकते हैं, या फिर इस प्रक्रिया को लगा करके तो कुछ सिखा सकते हैं। आप निश्चित तौर पर कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।